नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द मास्टर वर्ल्ड चैनल पे, जहाँ मैं फिर से एक नए बुक रीडिंग सीरीज़ को लेकर हाजिर हूँ, जिसके तहत मैं लूशन की सीरीज़ लेकर आई हूँ। इस लूशन के नए एडिशन बुक से मैं सारे सब्जेक्ट को कवर करूँगी। आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो है विश्व का इतिहास। ये विश्व का इतिहास बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 के देखा जाए तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सभी इसे ज़रूर से ज़रूर देखें और मोर अपडेट्स के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और किसी सुधार की आवश्यकता हो तो कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। पुनर्जागरण, ठीक है। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। इटली के महान कवि दांते 1260 से 1321 को पुनर्जागरण का अद्भुत माना जाता है। इनका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था। दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा। इसमें दांते ने स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया। दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना को प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति पेट्रॉक 1304 से 1367 ईस्वी था, ठीक है। अब जो है पेट्रॉक जो इटली का था को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। पेट्रॉक जो इटली का था को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। इटालियन गद्य का जो जनक कहानीकार बोकेशिया, जिसका कार्यकाल है 1313 से 1375 ईस्वी को माना जाता है। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक डेका मेरॉन है, अर्थात इटालिया गद्य का जनक बोकेशिया है। और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है डेका मेरॉन है। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली 1469 से लेकर 1567 ईस्वी को माना जाता है। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंस, जो राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है। ये कलाकार थे लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। लियोनार्दो दा विंची एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। वह चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि व गायक था। वह द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता होने के कारण प्रसिद्ध है, ठीक है। जो ये लियोनार्दो दा विंची जो था एक बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा संपन्न है, जो चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक और आदि था। और इनकी जो प्रसिद्ध चित्रकारी है वो है द लास्ट सपर और मोनालिसा, जो आप सभी जानते हैं कितनी प्रसिद्ध चित्र है। इन्हीं के कारण इनके प्रसिद्धि मिली थी, ठीक है। अब नेक्स्ट है माइकल एंजेलो भी एक अद्भुत मूर्तिकार एवं चित्रकार था। द लास्ट जजमेंट और एवं द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृति है। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृति है। सिस्तान की गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो के द्वारा ही चित्र बनाए गए थे। राफेल भी इटली का एक चित्रकार था। इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र है। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियोटो को माना जाता है। पुनर्जागरण का काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकेन था, ठीक है। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन था। हॉलैंड के इरास्मस ने अपनी पुस्तक द प्रेज ऑफ फॉली में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म की क्रूतियां पर प्रहार किया। इंग्लैंड के लेखक टॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है। अब मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद प्रस्तुत किया है। रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर की अमर कृति है। इंग्लैंड के रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। इंग्लैंड के रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है, ठीक है। अब पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है। इसका खंडन सर्वप्रथम पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने किया था, ठीक है। गैलीलियो जिनका कार्यकाल है 1564 से लेकर 1642 ईस्वी ने कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया, ठीक है। जर्मन की प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपलर 1571 से 1630 ईस्वी ने गणित की सहायता से यह बतलाया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमती है, ठीक है। न्यूटन 1642 से 1726 ईस्वी ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया। न्यूटन 1642 से 1726 ईस्वी ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत जो है 16वीं सदी में हुई थी। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था, जो जर्मनी का रहने वाला था, ठीक है।
इसने बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया था। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का जो है प्रातःकाल तारा कहा जाता है। इसके अनुयायी जो है लोलाडर्स कहलाते हैं। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। अमेरिकी वेस्पुशी इटली के नाम पर, जो इटली का था, के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैगलन ने किया था। प्रशांत महासागर का नामकरण जो है स्पेन निवासी मैगलन ने किया था। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति भी मैगलन था। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति जो था, कौन था? मैगलन था। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई। अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक जॉर्ज तृतीय था। रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी को कहते हैं। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मिली। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता जो है 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मिली। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा नैसर्गिक अधिकार के सिद्धांतों पर आधारित है। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा जो है नैसर्गिक अधिकार मतलब नेचुरल राइट्स के सिद्धांतों पर आधारित है। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध जो है 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। इस संधि के अनुसार ब्रिटेन ने अब उत्तरी अमेरिका के 13 अंग्रेजी उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। ठीक है। अब अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लाफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लाफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। ठीक है। अब जो है सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफी आर्थिक क्षति हुई। इस क्षतिपूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रीनविले ने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया। ठीक है, जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टाम्प लगना अनिवार्य था। 1767 में ब्रिटिश संसद ने कागज, सीसा, चाय एवं रोगन जैसे उपभोक्ता वस्तुओं पर भी कर लगाया। उपनिवेशवासियों ने इन करों का व्यापक विरोध किया तथा सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया। ये प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? तो सैमुअल एडम्स ने दिया था। नोट है कि सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड व फ्रांस में 1756 से 1763 के बीच हुआ था। नोट है, सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड व फ्रांस में 1756 से 1763 के बीच हुआ था। ठीक है। अब जो है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां नामक संस्थाएं बनाई जो ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करती थी। 1776 में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई। 1776 ईस्वी में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई। इसमें अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया। टॉमस पेन ने राइट्स ऑफ मैन की भी रचना की है। टॉमस पेन ने राइट्स ऑफ मैन और टॉमस पेन की रचना की है। टॉमस पेन की रचना जो है 1776 ईस्वी में की है। ठीक है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वॉशिंगटन था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक जो था जॉर्ज वॉशिंगटन था, जो बाद में अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बने। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण बोस्टन चाय की पार्टी थी, जो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुई। इसी घटना से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। इस घटना का नाविक सैमुअल एडम्स था। इस घटना का जो नाविक था वो सैमुअल एडम्स था। 7 सितंबर 1774 को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधित्व को फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ। 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेश वासियों के बीच लैक्सिंगटन में प्रथम संघर्ष हुआ। 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन हुआ, जिसमें थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया। अब जो है प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी है जो सर्वप्रथम अमेरिका में हुई थी। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 ईस्वी में हुआ, अर्थात 1789 में हुआ। सर्वप्रथम लिखित संविधान जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ। और कब हुआ? तो 1789 में हुआ, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला तथा उत्तराधिकार कानून को न्याय संगत बनाया गया। मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिली और 1781 ईस्वी में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था।
ठीक है। अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की। अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की। अमेरिका में दासों के आयात को 1808 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 में हुए थे। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 ईस्वी में हुए थे। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत जो है 12 अप्रैल 1861 ईस्वी में दक्षिण में हुई, उत्तरी राज्यों के बीच हुई। दक्षिणी राज्य दासता के समर्थक एवं उत्तरी राज्य उसके विरोधी थे। गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिण कैरोलिन राज्य से हुई थी। इसी युद्ध के फलस्वरूप ही दास प्रथा का अंत हुआ। 1 जनवरी 1863 को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। 1 जनवरी 1863 को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह प्रजातंत्र की परिभाषा जो है अब्राहम लिंकन ने दी। प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह प्रजातंत्र की परिभाषा जो है अब्राहम लिंकन ने दी। अब अब्राहम लिंकन की हत्या जो है जॉन विल्किस ब्रुश नामक व्यक्ति ने 14 अप्रैल 1865 ईस्वी को कर दी। ठीक है। अमेरिका फिलोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। अमेरिका फिलोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। अब जो है नेक्स्ट है, पेज पे चलते हैं। तीसरा जो है फ्रांस की राज्य क्रांति। तीसरा चैप्टर है फ्रांस राज्य की क्रांति। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में लुई 16वां के शासनकाल में हुई। इस समय फ्रांस में शांति व्यवस्था थी। 14 जुलाई 1789 ईस्वी में मतलब 1789 को क्रांतिकारियों ने बास्तिल के कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अर्थात फ्रांस का जो स्वतंत्रता दिवस है वो कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो नारा है फ्रांस की राज्य क्रांति का देन है। अर्थात ये पूछा जा सकता है फ्रांस की राज्य क्रांति की जो क्रांति का नारा है वो क्या है? तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति से संबंधित है? तो फ्रांस की राज्य क्रांति से। ठीक है। राष्ट्रवाद की पहले स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन जो है किसका है? तो लुई 14वां का। मैं ही राज्य हूँ, मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है? तो लुई 14वां का है। राजा की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पार्लियामेंट नामक संस्था थी जिसकी संख्या 17 थी और जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। न्यायाधीशों का पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित होता था और ये पद वंश क्रमानुगत होते थे। वर्साई के शीश महल का निर्माण लुई 14वां ने करवाया था। वर्साई के शीश महल का निर्माण जो है लुई 14वां ने करवाया था। वर्साई को फ्रांस की राजधानी लुई 14वां ने ही बनवाया था। अर्थात फ्रांस की राजधानी वर्साई जो बनवाई थी किसने बनवाई थी? लुई 14वां ने। लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। लुई 16वां 1774 ईस्वी पे फ्रांस की गद्दी पर बैठा। लुई 16वां की पत्नी मैरी एंतोनेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। लुई 16वां की पत्नी मैरी एंतोनेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। राष्ट्र की समाधि वर्साई का भड़कीला राजदरबार था। राष्ट्र की समाधि वर्साई का भड़कीला राजदरबार था। अब जो है लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दी गई। लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दी गई। टेले एक प्रकार का भूमि कर था और तीथे जो है एक प्रकार का धार्मिक कर था जिसे चर्च को देना पड़ता था। फ्रांसीसी क्रांति में वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो ने सर्वाधिक योगदान दिया। वॉल्टेयर चर्च का विरोधी था। वॉल्टेयर जो है चर्च का विरोधी था। रूसो फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थन था। रूसो फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थक था। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति जो है वॉल्टेयर की है। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति जो है किसकी है? तो वॉल्टेयर की है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की व लेटर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर की रचना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की और लेटर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर की रचना है। अब कानून की आत्मा द स्पिरिट ऑफ लॉ की रचना जो है मॉन्टेस्क्यू ने की थी। कानून की आत्मा द स्पिरिट ऑफ लॉ की रचना मॉन्टेस्क्यू ने की थी जिसमें सरकार के 3 अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिकों को अलग अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पोषण किया। फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा था समानता तथा जिसमें मध्यम वर्ग ने आगाज किया था। स्वतंत्रता, बंधुत्व भी क्रांति का नारा था। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट अर्थात श्रेणी में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट में जिसमें पादरी आते थे, द्वितीय स्टेट जिसमें अभिजात वर्ग आते थे और तीसरा जो स्टेट था इसमें देश की 90% जनता थी। उन्हें सभी प्रकार के कर देने पड़ते थे। इस वर्ग में व्यापारी, डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक,
शिक्षक, लेखक, शिल्पी और किसान एवं मजदूर सभी शामिल थे। नोट है, फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा जो क्या थी, तो लिवरे थी, जिसे बंद कर दिया गया था। स्टेट्स जनरल के अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 में हुई थी। स्टेट्स जनरल के अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 में हुई थी। मापतोल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। मापतोल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हर्डर को कहा जाता है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हर्डर को कहा जाता है। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुई थी। कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासिया में हुआ था। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 में कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासिया में हुआ था। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त की। नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त की। अब 1796 में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त कर दिया। नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त कर दिया। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत 1799 ईस्वी में हुआ। फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन का अंत 1799 में ईस्वी में हुआ। नेपोलियन 1799 ईस्वी में प्रथम कौंसल बना और 1802 ईस्वी में जीवन भर के लिए कौंसल बना। ठीक है, अब 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को मान लिया जाता है। नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। ठीक है, नेपोलियन ने ही इंग्लैंड को सर्वप्रथम बनियों का देश कहा था। नेपोलियन की जो पत्नी थी जोसेफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से शादी की। नेपोलियन ने अपनी पत्नी जोसेफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से शादी की। ट्राफलगर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच हुआ था। ट्राफलगर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच हुआ। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में की। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में की। नेपोलियन ने कानून का संग्रह तैयार करवाया, जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है। नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया, जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है। अब नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाज बड़े बेड़े के नायक नेल्सन के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा था। यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को लिपजिंग नामक स्थान पर हरा दिया और उसे बंदी बनाकर एल्बा के टापू पर भेज दिया, परंतु वह एल्बा से भाग निकला और पुनः फ्रांस का सम्राट बना। अंततः मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू के युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया और उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया। वहां 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन लिटिल कॉर्पोरल के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन के पतन का कारण था उसका रूस पर आक्रमण करना। नेपोलियन के पतन का कारण क्या था उसका रूस पर आक्रमण करना। इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया था। वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 ईस्वी में फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त किया। अब चौथा अध्याय हमारा इटली का एकीकरण। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में 13 राज्य थे। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में 13 राज्य थे। ठीक है, इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मैज़नी को माना जाता है। इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मैज़नी को माना जाता है। मैज़नी का जन्म जेनेवा में हुआ था। मैज़नी का जन्म जेनेवा में हुआ था। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया था। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन था, तो ऑस्ट्रिया था। इटली के एकीकरण में सार्डिनिया पिडमेंट राज्य ने अगुवाई की थी। इटली के एकीकरण में सार्डिनिया पिडमोंट राज्य ने अगुवाई की थी। इटली की समस्या को काउंट काबूर ने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया। इटली की समस्या को काउंट काबूर ने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया। इटली के एकीकरण की तलवार गैरिबाल्डो को कहा जाता है। इटली के एकीकरण की तलवार गैरिबाल्डी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण का श्रेय मैज़नी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी को दिया जाता है। इटली के एकीकरण का श्रेय मैज़नी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी को दिया जाता है। अब यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में जोसेफ मैज़नी ने की थी। यंग इटली की स्थापना 1831 में जोसेफ मैज़नी के द्वारा हुई थी। गैरिबाल्डी लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किया करता। गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किया। कार्बोनरी सोसाइटी का स्थापक गिरवर्टी था। कार्बोनरी सोसाइटी का स्थापक गिरवर्टी था। विक्टर एमुनुअल
सार्डिनिया का शासक था। विक्टर एमैनुअल सार्डिनिया का शासक था। इटली के एकीकरण की शुरुआत जो है लोम्बार्डी और सार्डिनिया राज्यों के मेल से हुई है। इटली के एकीकरण की शुरुआत जो है लोम्बार्डी और सार्डिनिया राज्यों के मेल से हुई है। इटली राष्ट्र का जन्म जो है 2 अप्रैल 1860 ईस्वी को माना जाता है। इटली राष्ट्र का जन्म जो है 2 अप्रैल 1860 ईस्वी को माना जाता है। 1871 ईस्वी में रोम को संयुक्त इटली का राजधानी घोषित किया। 1871 ईस्वी में रोम को जो है संयुक्त इटली का राजधानी घोषित कर दिया जाता है। यह यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो, यह कथन जोसेफ मेज़नी का है। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व जो है नवयुवकों के हाथ में दे दो, यह कथन किससे संबंधित है? तो जोसेफ मेज़नी का है, मेज़नी से। ठीक है। अब जो है इटली का एकीकरण 1871 में काउंट काबू ने किया। इटली की एकता का जन्मदाता नेपोलियन था। ठीक है। अब 5वां हमारा चैप्टर है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। बिस्मार्क प्रशा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। बिस्मार्क प्रशा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रशा था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य जो था कौन था? प्रशा था। अब जो है बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में चाहता था। विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज 8 फरवरी 1871 ईस्वी में पहनाया गया। बिस्मार्क का सबसे अधिक भय जो था फ्रांस से था। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक जो है नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता जो है फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। जर्मनी राष्ट्रीय सभा को डाइट के नाम से जाना जाता था। जर्मनी राष्ट्रीय सभा को डाइट के नाम से जाना जाता था। यह फ्रैंकफर्ट में होती थी। ठीक है। अब 1815 से 1850 ईस्वी के बीच जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। 1815 से 1850 के बीच जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर जो था कौन था? तो मेटरनिक था। एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में राके, बोमर, लसर इत्यादि दार्शनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में राके, बोमर, लसर इत्यादि जो थे दार्शनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्रैंकफर्ट की संविधान सभा का गठन मई 1848 ईस्वी में किया गया। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन जो है मई 1848 ईस्वी में किया गया। विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रशा का रक्षा मंत्री वान रून एवं सेनापति वॉन मॉल्टेक था। विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रशा का रक्षा मंत्री वान रून एवं सेनापति वॉन माल्टेक था। 23 सितंबर 1862 ईस्वी को बिस्मार्क प्रशा का चांसलर बना। 23 सितंबर 1862 ईस्वी को बिस्मार्क प्रशा का चांसलर बना। अब जो है बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को ब्रेडेनबर्ग में हुआ था। बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को ब्रेडेनबर्ग में हुआ था। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। सैराटोगा के युद्ध में 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने प्रशा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। सैराटोगा के युद्ध में 1866 ईस्वी में जो है ऑस्ट्रिया ने प्रशा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। अब 23 अगस्त 1866 ईस्वी के प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ। 23 अगस्त 1866 ईस्वी के प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ। ठीक है। फ्रांस एवं प्रशा के बीच सेडान का युद्ध 15 जुलाई 1870 ईस्वी को होता है। फ्रांस एवं प्रशा के बीच सेडान का युद्ध जो है 15 जुलाई 1870 ईस्वी को होता है। अब है नेपोलियन तृतीय ने प्रशा के आगे 1 सितंबर 1870 ईस्वी को आत्मसमर्पण किया। बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक वर्साई के राजमहल में किया था। बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक वर्साई के राजमहल में किया। अब जो है फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 को फ्रांस और प्रशा के बीच होती है। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रांस और प्रशा के बीच हुई। सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। अब छठा अध्याय है रूसी क्रांति। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवन ने किया था। समाजवाद का शब्द का प्रथम प्रयोग जो है रॉबर्ट ओवन ने किया था, जो वेल्स का रहने वाला था। आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स थे। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक जो थे कौन थे? तो कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स जर्मन के निवासी थे। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी। अब जो है फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन को माना जाता है। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन को माना जाता है। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड शो ने किया था। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जो है जॉर्ज बर्नार्ड शो ने किया। लंदन के फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना जो है 1884 ईस्वी में हुई। दुनिया के मजदूरों
का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। रूस के शासक को जार कहा जाता है, रूस के शासक को जार कहा जाता है। यह जारशाही व्यवस्था मार्च 1917 में समाप्त हो गई थी। जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। रूस का अंतिम जार शासक जार निकोलस द्वितीय था। रूस का अंतिम जार शासक जार निकोलस द्वितीय था। 1917 ईस्वी में हुई रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी। 1917 ईस्वी में हुई रूस क्रांति का तत्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी। अब जो है 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति का नेता लेनिन था। 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेता जो था लेनिन था। लेनिन ने चेका का संगठन किया। चेका का संगठन किसने किया? तो लेनिन ने किया। लाल सेना का संगठन ट्रॉट्स्की ने किया था। लाल सेना का संगठन ट्रॉट्स्की ने किया था। अब जो है रूस के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या बम विस्फोट में हुई। एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा जो है जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या स्लाव लोगों की थी। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या स्लाव जो है लोगों की थी। अन्ना कैरोनीना के लेखक लियो टॉल्स्टॉय था। अन्ना कैरोनीना के लेखक जो थे कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय थे। शून्यवाद का जनक जो है तुर्गनेव को माना जाता है। शून्यवाद का जनक तुर्गनेव को माना जाता है। रूसी साम्यवाद का जनक जो है प्लेखानोव को माना जाता है। रूसी साम्यवाद का जनक जो है प्लेखानोव को माना जाता है। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 में रूस में हुई। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 में रूस में हुई। यह दल 2 गुटों में विभाजित था, बोल्शेविक और मेंशेविक। ठीक है, यह दल 2 गुटों में विभाजित था, बोल्शेविक और मेंशेविक। बोल्शेविक का अर्थ है बहुसंख्यक एवं मेंशेविक का अर्थ है अल्पसंख्यक। बोल्शेविक का अर्थ क्या होता है? वो से बोल याद रखिएगा और बहु से बहु याद रखिएगा। मेंशेविक का अर्थ है अल्पसंख्यक। ठीक है, मेन से मिनिमम याद रखिएगा, मतलब अल्पसंख्यक। बोल्शेविक दल का नेता लेनिन था। बोल्शेविक दल का नेता जो था लेनिन था। 16 अप्रैल 1917 ईस्वी में लेनिन ने रूस में क्रांति योजना प्रकाशित की जो अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। 16 अप्रैल 1917 की लेनिन ने रूस में क्रांति योजना प्रकाशित की जो अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। 1921 में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू की। 1921 में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू की। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। लेनिन की मृत्यु जो है 1924 ईस्वी में हो गई। लेनिन की मृत्यु जो है 1924 में हो गई थी। राइट्स ऑफ मैन का लेखक थॉमस पेन है। राइट्स ऑफ मैन का लेखक जो है कौन है? तो थॉमस पेन है। मदर की रचना जो है मैक्सिम गोर्की ने की थी। मदर की रचना जो है मैक्सिम गोर्की ने की थी। स्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक जो है कौन है? ट्रॉट्स्की। स्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक ट्रॉट्स्की था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा था युद्ध का अंत करो। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा था क्या था? तो युद्ध का अंत करो। कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी रहा। कार्ल मार्क्स का जो आजीवन साथी रहा था वो कौन थे? फ्रेडरिक एंजेलस। फ्रेडरिक एंजेलस कार्ल मार्क्स के आजीवन साथी रहे थे। अब औद्योगिक क्रांति, ठीक है, 7वां चैप्टर है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति पद का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नोल्ड टाइनवी ने किया था। औद्योगिक क्रांति पद का प्रयोग जो है सर्वप्रथम अर्नोल्ड टाइनवी ने किया था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेशों के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ों उद्योग से हुई। सबसे पहले स्कॉटलैंड के मैकडैम नामक पुस्तक व्यक्तियों ने पक्की सड़कें बनाने की विधि निकाली। ठीक है, अब 1761 ईस्वी में ब्रिंडले नामक इंजीनियर ने मैनचेस्टर से वर्सले तक नहर बनाई। 1761 ईस्वी में ब्रिंडले नामक इंजीनियर ने मैनचेस्टर से वर्सले तक नहर बनाई। ठीक है, अब जो है 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंस ने पहला भाप से चलने वाला रेल इंजन रॉकेट बनवाया। 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने पहला भाप इंजन चलने वाला रेल इंजन रॉकेट बनाया। औद्योगिक क्रांति के दौर में जर्मनी इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था। औद्योगिक क्रांति के दौर में जर्मनी इंग्लैंड का क्या था? प्रतिद्वंदी था। अब औद्योगिक क्रांति के हुए आविष्कार देख लेते हैं। चलिए, तेज चलने वाले शटल का जो आविष्कार किसने किया था? जॉन के ने 1733 ईस्वी में। तेज चलने वाले शटल का जो आविष्कार है जॉन के ने 1733 ईस्वी में किया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है जेम्स हारग्रीव्स ने 1765 ईस्वी में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है जेम्स हारग्रीव्स ने 1765 ईस्वी में। स्पिनिंग जेनी पानी की शक्ति से चालित रिचार्ड आर्कराइट थे जिसने 1767 में किया था। स्पिनिंग म्यूल की स्थापना आविष्कार जो है क्रॉम्पटन ने किया था 1776 ईस्वी में। घोड़ा द्वारा चलाई जाने वाली करघा का जो आविष्कार था किसने किया था? कार्टराइट ने। ठीक है, इसका जो
वर्ष दिया नहीं है। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार जो है हम्फ्री डेवी ने किया था 1815 ईस्वी में। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार जो है किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने 1815 ईस्वी में। अब 8वां चैप्टर है हमारा इंग्लैंड में क्रांति। अब इंग्लैंड में क्रांति। इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1642 ईस्वी में हुआ। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई। उस समय इंग्लैंड के शासक जेम्स द्वितीय थे। उस समय जो इंग्लैंड के शासक कौन थे? तो जेम्स द्वितीय थे। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच 1756 से 1763 ईस्वी में हुआ। गुलाबों का युद्ध जो है इंग्लैंड में हुआ। गुलाबों का युद्ध जो है कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को सन 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र हस्ताक्षर करने को मजबूर किया। इस अधिकार पत्र को जो है क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह सर्वसाधारण के अधिकारों का जो है घोषणा पत्र था। यह सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था। अब जो है ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में संसद उनके हाथों की कठपुतली बनी रही। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध ट्यूडर वंश से था। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध जो था किस वंश से था? तो ट्यूडर वंश से था। इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दी गई। गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को कैवलियर कहा जाता था। और संसद के समर्थकों को राउंड हेड्स कहा जाता था। ठीक है। अब चौथा 9वां अध्याय है हमारा प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुआ। अर्थात प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो 28 जुलाई 1914 ईस्वी को हुई। यह 4 वर्षों तक चला। इसमें 37 देशों ने भाग लिया था। इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? तो 37 देशों ने। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में 28 जून 1914 ईस्वी को हत्या की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व 2 खेमों में बढ़ गया था, मित्र राष्ट्र एवं धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जर्मनी ने किया था। इसमें शामिल अन्य देश थे ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली आदि। ठीक है। अब जो है मित्र राष्ट्रों में थे इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस शामिल था। गुप्त संधियों की प्रणाली एवं यूरोप में गुटबंदी का जनक जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण जो है 1882 ईस्वी में। ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण जो है 1882 ईस्वी में हुआ। त्रिगुट का सदस्य होने के बावजूद इटली कुछ समय तक तटस्थ रहा और अंततः वह 26 अप्रैल 1915 ईस्वी को ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हुआ। सर्बिया की गुप्त क्रांति का संस्था थी। सर्बिया गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी, काला हाथ था। सर्बिया की गुप्त क्रांति संस्था थी। ठीक है, काला हाथ। रूस जापान युद्ध 1904 से 5 ईस्वी का अंत अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता से हुआ। रूस जापान युद्ध जो है जो 1904 से 5 तक का अंत जो है अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता से हुआ। अब जो है मोरक्को संकट 1906 में पैदा हुआ। मोरक्को संकट अब 1906 में पैदा हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1914 ईस्वी में, फ्रांस पर आक्रमण 3 अगस्त 1914 ईस्वी में किया। प्रथम विश्व के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1914 ईस्वी को और फ्रांस पर आक्रमण 3 अगस्त 1914 में किया। 4 अगस्त 1914 को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। 4 अगस्त 1914 ईस्वी को इंग्लैंड जो है प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया। 26 अप्रैल 1915 ईस्वी को इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। 26 अप्रैल 1915 ईस्वी को इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था। अमेरिका 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। जर्मनी के यू-बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबाने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, क्योंकि उस जहाज पर मरने वाले 1153 व्यक्तियों में 128 व्यक्ति अमेरिकी थे। ठीक है। अब देख लेते हैं जुलाई 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान आरंभ किया। जर्मनी और उनके सहयोगी देशों की हार होने लगी। सितंबर 1918 में बुल्गारिया, अक्टूबर 1918 में तुर्की तथा 3 नवंबर 1918 में ऑस्ट्रिया तथा हंगरी के सम्राट ने आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मन सम्राट कैंसर विलियम द्वितीय ने 10 नवंबर 1918 ईस्वी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और हॉलैंड भाग गया। ऐसी अवस्था में समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता अपने हाथों में लेकर एक तंत्र के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना की और अपने नेता फ्रेडरिक एबर्ट को जर्मनी का चांसलर बनाया, जिसने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध का समाप्त हुआ। समाप्त हुआ। अब जो है 18 जून 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, जिसमें 27 देशों में भाग ले रहे थे। मगर शांति संधियों की शर्तें केवल 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तय कर रहे थे। ठीक है।
और पेरिस शांति सम्मेलन में शांति संधियों की शर्तें निर्धारित करने में जिन राष्ट्रीय अध्यक्षों ने मुख्य भूमिका निभाई थी वे थे अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो। वर्साई की संधि 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ हुई। संधि के तहत जर्मनी की सेना 1 लाख तक सीमित कर दी गई। उससे वायुसेना एवं पनडुब्बियों रखने के अधिकार छीन लिए गए। उससे जो है वायुसेना एवं पनडुब्बियां रखने के अधिकार छीन लिए गए। जर्मनी के सारे उपनिवेश विजित राष्ट्रों ने आपस में बांट लिए। युद्ध के हट जाने के रूप में जर्मनी से 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की राशि की मांग की गई। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान जो है राष्ट्रसंघ की स्थापना था। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान जो था क्या था? राष्ट्रसंघ की स्थापना थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली वर्साई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली वर्साई की संधि ही जो थी द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण था। अब 10वां चैप्टर है चीनी क्रांति। मंचू राजवंश का पतन जो है 1911 में हुआ। मंचू राजवंश का पतन जो है 1911 में हुआ। 1911 ईस्वी में हुई चीनी क्रांति का नायक सन यात सेन था। 1911 ईस्वी में हुई चीनी क्रांति का नायक सन यात सेन था। ठीक है। अब जो है 1905 ईस्वी में सन यात सेन ने तुंग मेंग दल की स्थापना की। 1905 ईस्वी में सन यात सेन ने तुंग मेंग दल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य चीन में मंचू वंश के शासन को समाप्त करना था। अब क्रांतिकारियों ने 29 दिसंबर 1911 ईस्वी में सन यात सेन को अपनी सरकार की अध्यक्ष चुना। क्रांतिकारियों ने 29 दिसंबर 1911 ईस्वी में सन यात सेन को अपनी सरकार का अध्यक्ष चुना। कोविनेट लीग सोसाइटी का संस्थापक सन यात सेन था। कोविनेट लीग सोसाइटी के संस्थापक जो थे कौन थे? सन यात सेन थे। 1911 ईस्वी की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई। 1911 ईस्वी की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई। युआन सी काई के समर्थक में सन यात सेन ने अपना नेतृत्व वापस ले लिया। युआन सी काई के समर्थन में सन यात सेन ने अपना नेतृत्व वापस ले लिया। 1912 ईस्वी में सन यात सेन ने कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना की। 1912 ईस्वी में सन यात सेन ने कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी के पुनर्गठन के लिए सेंट माइकल बोरोदीन को आमंत्रित किया। ठीक है। अब जो है डॉक्टर सन यात सेन ने अपनी सेना के संगठन के लिए जनरल गैलन को चुना। डॉक्टर सन यात सेन ने अपनी सेना के संगठन के लिए जनरल गैलन को चुना। डॉक्टर सन यात सेन के 3 सिद्धांत थे: राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। डॉक्टर सन यात सेन के 3 सिद्धांत थे। कौन कौन थे? तो राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। डॉक्टर सन यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। डॉक्टर सन यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। अब तांग वंश देख लेते। चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक 7वीं से 9वीं सदी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी सियोन दुनिया के सबसे बड़े नगरों में एक थी। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। अब जो है डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु जो है 1925 ईस्वी में हो गई। डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु के बाद च्वांग काई शेक ने 1926 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी का नेतृत्व संभाला। डॉक्टर सेन की मृत्यु के बाद काई शेक ने 1926 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी का नेतृत्व संभाला। 1927 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी से साम्यवादी लोग अलग हुए। 1927 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी से साम्यवादी लोग अलग हुए। चीन में गृह युद्ध 1928 ईस्वी में शुरू हुआ। 1925 को हुनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व माओ त्से तुंग ने किया। 1925 ईस्वी को हुनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है माओ त्से तुंग ने किया। माओ त्से तुंग का जन्म जो है 1893 में हुनान में हुआ था। माओ त्से तुंग का जन्म 1893 में हुनान में हुआ। चियांग काई शेक ने केंद्र सरकार की सत्ता नानकिंग भी संभाली। चियांग काई शेक ने केंद्र सरकार की सत्ता नानकिंग में संभाली। चियांग काई शेक ने अपनी सरकार की स्थापना फॉर्मोसा में की। चियांग काई शेक ने अपनी सरकार की स्थापना फॉर्मोसा में की। साम्यवादियों के दमन करने के लिए चियांग काई शेक ने ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन किया। साम्यवादी के दमन करने के लिए चियांग काई शेक ने ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन किया। अब जो है माओ त्से तुंग के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी को जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में की गई। माओ त्से तुंग के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में की गई। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष माओ त्से तुंग था। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष माओ त्से तुंग था। चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री चाओ एन लाई था। चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री जो चाओ एन लाई थी। चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी हुनान था। चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी हुनान था। खुले द्वार की नीति चीन में अपनाई गई। खुले द्वार की नीति चीन में अपनाई गई। चीन के द्वार खोलने का श्रेय जो है ब्रिटेन को दिया जाता है। चीन के द्वार खोलने का श्रेय ब्रिटेन को दिया जाता है। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक जॉन हे था।
फूले द्वारकीप नीति का प्रतिपादक जॉन हे था। चीन एशिया का मरीज के नाम से जाना गया है। चीन एशिया का मरीज के नाम से जाना गया है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है 1921 ईस्वी में हुई। अब आता है नेक्स्ट है तुर्की। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। पान इस्लामिज्म का नारा अब्दुल हमीद द्वितीय ने दिया। पान इस्लामिज्म का नारा अब्दुल हमीद द्वितीय ने दिया। युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत अब्दुल हमीद द्वितीय के शासनकाल में 1908 ईस्वी में हुई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ भीषण अपमानजनक संधि सैब्र की संधि 10 अगस्त 1920 ईस्वी को की गई। ठीक है, सैब्र की संधि 10 अगस्त 1920 ईस्वी में की गई। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसे मानने से इनकार कर दिया। आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफ़ा कमाल पाशा को माना जाता है। आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफ़ा कमाल पाशा को माना जाता है। अब जो है इसे अतातुर्क तुर्की का पिता के उपनाम से भी जाना जाता है। इसे अतातुर्क अर्थात तुर्की का पिता के उपनाम से भी जाना जाता है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा का औपचारिक जन्म तिथि जो है 19 मई 1881 ईस्वी में सैलेनिका में हुआ था। मुस्तफ़ा कमाल पाशा का औपचारिक जन्म तिथि जो है 19 मई 1821 में सालेनिका में हुआ। इसके पिता का नाम जो था अली राजा था। तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन 1889 ईस्वी में हुआ। अर्थात तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन 1889 में हुआ था। प्रारंभ में कमाल पाशा एकता और प्रगति समिति के प्रभाव में आया। एक सेनापति के रूप में कमाल पाशा ने गल्लीपोती युद्ध में शानदार सफलता हासिल की। इसके बाद 1919 में कमाल पाशा ने सैनिक पद से इस्तीफा दे दिया। 1919 ईस्वी में अखिल तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने की। 1923 में ईस्वी में तुर्की और यूनान के बीच लोजान की संधि हुई। ठीक है, 23 अक्टूबर 1923 ईस्वी को तुर्की गणतंत्र की घोषणा हुई। कमाल पाशा ने तुर्की में 3 मार्च 1924 ईस्वी को खिलाफत को समाप्त कर दिया। 20 अप्रैल 1924 ईस्वी को तुर्की में नए संविधान की घोषणा हुई। तुर्की के नए गणतंत्र का राष्ट्रपति मुस्तफ़ा कमाल पाशा हुआ। रिपब्लिक पीपल्स पार्टी का संस्थापक जो है मुस्तफ़ा कमाल पाशा था। रिपब्लिक पीपल्स पार्टी का संस्थापक जो था कौन था? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा था। मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य निम्न है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य जो है निम्न है। पहला है 1932 ईस्वी में तुर्की भाषा परिषद की स्थापना हुई। दूसरा है 1933 ईस्वी में तुर्की में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू होना। तीसरा है 1924 ईस्वी में तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा। चौथा है इस्तांबुल में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना। पांचवा है ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन जो है 26 दिसंबर 1925 ईस्वी को लागू हुआ। ठीक है, अब जो है इस्तांबुल का पुराना नाम कस्तूतुनिया था। इस्तांबुल का पुराना नाम जो था क्या था? कस्तूतुनिया था। 25 नवंबर 1925 ईस्वी को तुर्की में टोपी और औरतों को बुर्का पहनने पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया। 25 नवंबर 1925 ईस्वी को तुर्की में टोपी और औरतों को बुर्का पहनने पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया। कमाल पाशा की मृत्यु 1938 ईस्वी में हो गई। कमाल पाशा की मृत्यु जो है 1938 ईस्वी में हो गई। अब जो 12वां अध्याय है इटली में फासिस्टों का उदय। इटली में फासिस्टों का उदय, फासिज्म का उदय सर्वप्रथम इटली में हुआ। फासिज्म का उदय जो है सर्वप्रथम इटली में हुआ। इसका जन्मदाता जो है मुसोलिनी को माना जाता है। मुसोलिनी का जन्म जो है 1883 ईस्वी में रोमांगना में हुआ था। मुसोलिनी का जन्म 1883 ईस्वी में रोमांगना में हुआ। मुसोलिनी के दल का नाम फासिस्टवाद था। इसकी स्थापना मिलान में की गई। मुसोलिनी के दल का नाम जो था फासिस्टवाद था। इसकी स्थापना मिलान में की गई। अब जो है ड्यूस के नाम से मुसोलिनी को पुकारा जाता है। ड्यूस के नाम से मुसोलिनी को पुकारा जाता है। ड्यूस के नाम से मुसोलिनी को पुकारा जाता है। अब फासीवाद राष्ट्रवाद का समर्थन था। फासीवादी राष्ट्रवाद का समर्थन करते थे। फासीवादी दल के स्वयंसेवक काली कमीज पहनते थे। फासीवादी दल के स्वयंसेवक काली कमीज पहनते थे। मुसोलिनी ने डियाज को सेना का अधिकारी नियुक्त किया। मुसोलिनी ने डियाज को सेना का अधिकारी नियुक्त किया। मुसोलिनी द्वारा बनाए गए निगमों की संख्या जो 22 थी। मुसोलिनी द्वारा बनाए गए निगमों की संख्या 22 थी। राष्ट्रीय निगम परिषद का अध्यक्ष मुसोलिनी था, जिसकी सदस्यों की संख्या जो है 500 थी। ग्रैंड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या जो है 25 थी। ग्रैंड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या जो है 25 थी। मुसोलिनी ने अक्टूबर 1922 ईस्वी में रोम पर और 1935 ईस्वी में अबिसिनिया पर आक्रमण किया। जापान एवं जर्मनी के साथ मुसोलिनी ने रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का निर्माण 1936 ईस्वी में किया। जापान एवं जर्मनी के साथ मुसोलिनी ने रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का निर्माण 1936 ईस्वी में किया। अब जो है मुसोलिनी ने 10 जून 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध का घोषणा किया। इटली में फासीवाद का अंत 28 अप्रैल 1945 ईस्वी को माना जाता है। फिर से देख लेते हैं। मुसोलिनी ने 10 जून 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध का घोषणा कर दिया। इटली की फासीवाद का अंत जो है 28 अप्रैल 1945 को माना जाता है। अब 13 अध्याय है जर्मनी में नाजीवाद का उदय। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 में
1889 को ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक शहर में हुआ। हिटलर का जो है जन्म जो है 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक शहर में हुआ। हिटलर बचपन में चित्रकार बनना चाहता था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में हिटलर जर्मनी की तरफ से लड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध में जो है हिटलर जर्मनी की तरफ से लड़ा था। युद्ध के अभूतपूर्व वीरता के लिए उसे आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ। ठीक है, अब जो है युद्ध के बाद हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना। 1920 में इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा गया। धीरे धीरे हिटलर इसका फयूहरर बन गया, अर्थात नेता बन गया। हिटलर 1923 ईस्वी में लुडेनडॉर्फ के साथ मिलकर वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 1923 ईस्वी में हिटलर ने लुडेनडॉर्फ के साथ मिलकर वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह असफल हुआ। हिटलर को बंदी बना लिया गया। जेल में ही हिटलर ने अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा मीन केप की रचना की। 1924 के अंत में उसे जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद उसने अपने दल को फिर से संगठित किया और स्वास्तिक को प्रतीक के रूप में ग्रहण किया। स्वास्तिक को प्रतीक के रूप में किसने ग्रहण किया? तो हिटलर ने। 1932 के चुनाव में हिटलर की नाजी पार्टी को 230 सीटें प्राप्त हुई। 1932 में चुनाव में हिटलर की जो नाजी पार्टी थी उसको 230 सीट प्राप्त हुई, परंतु उसे सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। बाद में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 को हिटलर को चांसलर मनोनीत किया। अब अगस्त 1934 में हिंडनबर्ग की मृत्यु पर चांसलर और राष्ट्रपति के पद को मिलाकर एक कर दिया गया और हिटलर जर्मनी का सर्वे सर्वा बन गया। अब गुप्तचर जो है गेस्टापो का संगठन हिटलर ने किया था। गुप्तचर पुलिस गेस्टापो का संगठन जो है हिटलर ने किया। एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया। एक राष्ट्र एक नेता का नारा जो हिटलर ने दिया था। नाजी दल का प्रचार कार्य गोएबल्स संभालता था। नाजी दल का प्रचार कार्य जो है गोएबल्स संभालता था। जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 अप्रैल 1933 ईस्वी में हुई। जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 अप्रैल 1933 ईस्वी को हुई। हिटलर ने 16 मार्च 1935 ईस्वी में जर्मनी में पुनः शस्त्रीकरण को घोषणा की। उसने वर्साई की संधि निशस्त्रीकरण संबंधी सभी धाराओं को तोड़ने की घोषणा की एवं उसने पूरे जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दिया। अब जो साम्यवादी खतरा से बचने के लिए जर्मनी, इटली और जापान के बीच कॉमिन्टर्न विरोधी समझौता 1936 में संपन्न हुआ, जो कालांतर में धुरी राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब साम्यवादी खतरा से बचने के लिए जर्मनी, इटली और जापान के बीच जो कॉमिन्टर्न विरोधी समझौता 1936 में संपन्न हुआ, जो कालांतर में धुरी राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार ऑस्ट्रिया हुआ। एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ था यहूदी विरोधी नीति। एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ था यहूदी विरोधी नीति। हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को आत्महत्या कर ली। अब जो है 14वां अध्याय है जापानी साम्राज्यवाद। जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार चीन हुआ था। 1863 ईस्वी में एक अमेरिकी नाविक पेरी ने बल प्रयोग कर जापान का द्वार अमेरिकी पर के लिए खोला। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत सुहितो ने की थी। 1872 ईस्वी में जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई। 1905 ईस्वी में जापान ने रूस को हराया। जापान रूस युद्ध की समाप्ति 5 सितंबर 1905 ईस्वी को पोर्ट्समाउथ की संधि के द्वारा हुई। ठीक है, अब है जापान ने 1931 ईस्वी में अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया। 20 मार्च 1933 को जापान के राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग दी गई। पीत आतंक ने जापान को संबोधित किया था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने धुरी राष्ट्र का साथ दिया था। अमेरिका ने जापान पर पहला अणुबम 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर गिराया था। हिरोशिमा और नागासाकी की अणुबम गिराए जाने के कारण जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, अब जो है द्वितीय विश्व युद्ध देख लेते हैं। 15वां है अध्याय द्वितीय विश्व युद्ध। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके 2 दिन बाद फ्रांस एवं ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध को घोषणा कर दी। इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जो है हुई या 6 वर्षों तक लड़ा गया। इसका अंत 2 सितंबर 1945 ईस्वी को हुआ। और शुरू कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 से, और अंत हुआ था 2 सितंबर 1945। लगभग 6 वर्षों तक लड़ा गया। इसमें 71 देश शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध में 37 देश शामिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व का तत्कालिक कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया। द्वितीय विश्व के दौरान जर्मन जनरल रोमेल का नाम जो है डेजर्ट फॉक्स रखा गया। ठीक है,
म्यूनिक पैक्ट सितंबर 1938 ईस्वी में संपन्न हुआ। म्यूनिक पैक्ट सितंबर 1938 ईस्वी में संपन्न हुआ। जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन 1935 ईस्वी में किया गया। जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन 1935 ईस्वी में किया गया। स्पेन में गृह युद्ध 1936 ईस्वी में शुरू हुआ। स्पेन में गृह युद्ध 1936 ईस्वी में शुरू हुआ। संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार स्पेन था। ठीक है, जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा जाता है। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को क्या कहा जाता है? ऑपरेशन बारबोसा कहा जाता है। अब जो है 23 अगस्त 1939 ईस्वी को 23 अगस्त 1939 ईस्वी को जर्मनी रूस आक्रमण समझौता पर हस्ताक्षर हुई। जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर उस पर 22 जून 1941 को आक्रमण कर दिया। फरवरी 1943 ईस्वी में रूसी सेना जर्मनी को हराने में सफल हुई। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 ईस्वी को इटली ने प्रवेश किया। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को होता है। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को हुआ। इसका कारण जापान द्वारा 7 दिसंबर 1941 का हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिका नौसैनिक अड्डे पर जबरदस्त हमला करना था। अब जो था द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था। अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। रूजवेल्ट राष्ट्रपति पद के लिए 4 बार चुने गए और 1933 से 45 तक इस पद पर रहे। वे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 बार से ज्यादा इस पद की शोभा बढ़ाई। इनका संबंध डेमोक्रेटिक पार्टी से था। इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद की नीति का विचारक सैली सेवरी था। इंग्लैंड की शानदार अलगाववादी की नीति का विचारक जो था कौन था? तो सैली सेवरी था। वर्साई की संधि को आरोपित संधि के नाम से भी जाना जाता है। वर्साई की संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय जो है रूस को दिया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय रूस को दिया जाता है। अब जो है मित्र राष्ट्रों के सामूहिक प्रयासों से 6 जून 1944 को जर्मन सेना परास्त हो गई। मित्र राष्ट्रों के सामूहिक प्रयासों से 6 जून 1944 को जर्मन सेना परास्त हो गई और 7 मई 1945 ईस्वी को आत्मसमर्पण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान पर अणुबम का प्रयोग किया। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान था। ठीक है, इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? तो जापान था। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय यूरेनियम 235 तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैटमैन प्लूटोनियम 239 नामक एक एटम बम गिराया था। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत जो है 8 मई 1945 को तब हुआ जब जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। अब जो है 15 अगस्त 1945 को एशिया में भी दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। जब जापानी साम्राज्य ने आत्मसमर्पण करना स्वीकार कर लिया तो इस घोषणा पर 2 सितंबर 1945 को यादों की खाड़ी स्थित अमेरिकी युद्धपोत मिसौरी पर मित्र राष्ट्रों के सर्वोच्च सेनापति मैक आर्थर के समक्ष जापानी ने हस्ताक्षर किए। जापानी प्रधानमंत्री एडमिरल सुजुकी ने त्याग पर दे दिया। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई। चलिए अब यहाँ से लूशन का जो है विश्व का इतिहास जो है समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह चैनल अच्छा लगा है, उस पर अपलोड किए वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।